एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में मेरा डिस्कशन का टॉपिक है ब्लड यानी बॉडी फ्लूइड इन द ह्यूमन सिस्टम। जो हम फूड खाते हैं या जो हम खाना खाते हैं तो हर एक ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप है कि वो जो फूड है या फूड पार्टिकल्स है उन फूड पार्टिकल्स को एक सेल से दूसरे सेल तक ट्रांसपोर्ट करने का कोई ना कोई सिस्टम बना हुआ है। और इसी तरह से जो बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है उन वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएटेड है। तो इसी तरह से जैसे जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में तो एक ही सेल के अंदर ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म हो जाते हैं। लेकिन जो हम लोग हैं या जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है, चाहे ह्यूमन बॉडी, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में जो कुछ फ्लूइड्स होते हैं बॉडी के अंदर, जो फ्लूइड्स उनकी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू का काम करते हैं और ये फ्लूइड्स उनकी बॉडी के अंदर जो है खाना या फूड या हर एक जो न्यूट्रिएंट है सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं और जो बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर रिमूव करने का काम करते हैं। उसी तरह से जो हम ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड एक इस तरह का वेस्कुलर सिस्टम है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बॉडी के अंदर मेनली फूड को वन साइड टू अनदर सेल तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है और जो वेस्ट मटेरियल है उस वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से रिमूव आउट करने में हेल्प करता है। तो अगर हम ब्लड के बारे में मैं आपको बताऊं तो अगर हम स्टार्टिंग से जो ये टॉपिक है आपका ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, इसमें हम बहुत से टॉपिक डिस्कस करेंगे कि ब्लड एक्चुअल में है क्या, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या है, किस किस चीज़ से मिलके ब्लड बना हुआ है, ब्लड के जो ग्रुप्स हैं जो हम लोग पढ़ते हैं कि रूटीन में 4 तरह के ग्रुप्स हैं ए बी एंड ओ, कि ब्लड ग्रुप्स क्या हैं, ब्लड की क्लोटिंग कैसे होती है, ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्या हैं, या जब ब्लड को हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ्यूज करते हैं तो उस टाइम हमें किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारे टॉपिक्स आपके इस टॉपिक के अंदर कवर होंगे। देन व्हाट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द ब्लड। जो ब्लड की जो टर्म है, सबसे पहले ब्लड का टर्म वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट विलियम हार्वे। विलियम हार्वे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले जो ब्लड है या बॉडी फ्लूइड है इसकी टर्म दी थी ब्लड के बारे में अगर मैं बताऊं कि ब्लड की प्रॉपर्टीज क्या है, ब्लड की जो पीएच है इट इज अबाउट 7.4 का क्या मतलब है कि ब्लड इज ऑन द स्लाइटली अल्केलाइन साइड। ये आपको क्लियर होगा कि अगर पीएच 7 से कम है किसी भी फ्लूइड की तो जो है ब्लड वो होगा स्लाइटली, अगर किसी भी फ्लूइड की पीएच 7 से कम है तो वो एसिडिक होगा, अगर 7 है तो वो न्यूट्रल होगा और अगर 7 से ज़्यादा है तो वो अल्केलाइन होगा। तो इसमें जो ब्लड है, ब्लड इज ऑन द स्लाइटली अल्केलाइन साइड। ब्लड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ब्लड इज 1.055, इट इज अराउंड ग्रेटर देन समवट ग्रेटर देन द वाटर। जो ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड है दैट इज अबाउट 5.5 to 6 लीटर, हमारी बॉडी में 5.5 to 6 लीटर तक का जो ब्लड है वो फ्लो करता है। और व्हाट इज ब्लड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में हमने एक पढ़ा था वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर ब्लड और लिम्फ दो पार्ट थे। उसके अंदर था कि जो ब्लड है एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बॉडी के सभी टिश्यूज को, सभी सेल्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करता है। अब अगर हम ब्लड के डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात करें कि ब्लड किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। लेट्स सी ब्लड, इसका एक मैं चार्ट बनाती हूँ कि ब्लड किस किस चीज से मिलके बना है। उस चार्ट को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सेलुलर पोर्शन, ब्लड के अंदर दो मेनली चीजें होती हैं, एक तो ब्लड के अंदर होता है सेलुलर पोर्शन या इसको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये जो सेलुलर पोर्शन या फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं ये ब्लड का अराउंड 40 to 50% जो पार्ट है ब्लड का वो इसी से बना हुआ है। सेकंड है लिक्विड प्लाज्मा, लिक्विड पोर्शन और प्लाज्मा पोर्शन। जो ब्लड का 50 to 60 पार्ट है वो प्लाज्मा से मिलके बना। अब सेलुलर पोर्शन के अंदर अगर हम देखें
ब्लड के अंदर 3 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स जिसको हम आरबीसीज भी कहते हैं, आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स, थ्रोम्बोसाइट्स जिनको हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स। जो डेंगू और डेंगू फीवर में ये जो प्लेटलेट्स हैं इसी की क्वांटिटी कम हो जाती है, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, एंड ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स जो हमारे ब्लड को, जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, जो एक तरह से सोल्जर्स का काम करते हैं हमारी बॉडी में, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स। आगे जो ये ल्यूकोसाइट्स हैं, ये ल्यूकोसाइट्स 2 तरह के होते हैं, दैट इज ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स, ये नाम से ही क्लियर है कि जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं उनके अंदर उनका जो स्ट्रक्चर है सेल का, छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर यानी ग्रेन्यूल्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं उनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, दानेदार स्ट्रक्चर नहीं होता। ये ग्रेनुलोसाइट्स आगे फिर इसमें 3 तरह के सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इज़नोफिल्स एंड बेसोफिल्स। और ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं जो इसमें प्रेजेंट हैं लिम्फोसाइट्स ए ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर एंड मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में आपने पढ़ा होगा टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स जो मेन इम्यूनिटी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करती हैं, और मोनोसाइट्स। अब अगर हम चले लिक्विड प्लाज्मा के ऊपर, लिक्विड प्लाज्मा के भी 2 पोर्शन हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स जिसके अंदर प्रेजेंट हैं एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन एंड ग्लोबुलिन। ये हैं जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हमारी ब्लड के अंदर प्रेजेंट हैं, एंड अदर एलिमेंट्स। अदर एलिमेंट्स में जैसे वाटर, ग्लूकोज या और भी जैसे विटामिन्स या और तरह के जो मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, दे विल कम इन द अदर एलिमेंट्स। तो ये कंप्लीट चार्ट है जिसमें हम ये शो कर रहे हैं कि ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ब्लड के मेनली 2 तरह के कंपोनेंट्स हैं, तो सेलुलर पोर्शन जिसको हम बोल देते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और दूसरे हैं लिक्विड प्लाज्मा जो 50 to 60% जो है ब्लड का पार्ट बनाते हैं। मीन्स अगर आपके पास 100 ml ब्लड है, उस 100 ml ब्लड के अंदर जो 40 to 50 ml जो पार्ट है ब्लड का वो सेल की वजह से बनेगा, और जो 50 to 60% जो पार्ट है वो प्लाज्मा की वजह से बनेगा। सेलुलर पोर्शन में इसके बाद 3 तरह के सेल्स हो जाएंगे, एरिथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स होते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स जो है प्लेटलेट्स होते हैं, और ल्यूकोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल्स हो जाएंगे। व्हाइट ब्लड सेल्स आगे फिर से 2 तरह के होंगे, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल, इज़नोफिल एंड बेसोफिल, और ए ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। और लिक्विड प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन एंड अदर एलिमेंट्स। ये सभी के सभी सेल्स जो हमारे ब्लड के अंदर एक बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब भी हम कहीं जैसे सपोज कोई फीवर है या कोई वायरल है, तो उसमें लॉन्ग टाइम तो जो मेनली उसमें सारे के सारे ब्लड टेस्ट लिखे जाते हैं। जैसे कोई भी हमारी ब्लड के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है तो उसके अंदर हमारे इसमें WBC या हम बोलते हैं कि ल्यूकोसाइट सेल बढ़ गए हैं। सेल बढ़ने का क्या मतलब होता है कि उसमें ल्यूकोसाइट काउंट WBC सेल्स बढ़ जाते हैं। या जैसे डेंगू फीवर है, डेंगू फीवर के अंदर प्लेटलेट सेल कम हो जाते हैं। तो इस तरह से हर एक सेल का हमारे ब्लड के अंदर अपना एक मेन रोल प्ले करता है। तो अगर किसी के अंदर कोई भी जैसे सेल की कोई कमी है या सेल की कोई एक्सेस हो जाती है तो उसके कारण इट विल क्रिएट द एबनॉर्मल कंडीशंस इन आवर बॉडी। तो इनके सबकी इंपॉर्टेंस क्या है, इन सब की वजह से एबनॉर्मल कंडीशन में कौन सी किस तरह की डिजीज होती है, वी विल डिस्कस इट वन बाय वन। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम
the erythrocytes of the RBCs। ये टेबल अच्छे से आप लोग नोट कर लें, क्योंकि इस टेबल के अकॉर्डिंग ही हम 1 बाय 1 चलेंगे, तो आपको इसको समझना और इसको लर्न करना इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट इज एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स। एरिथ्रोसाइट्स और जो दूसरा नाम है इसका दैट इज रेड ब्लड सेल्स। जो ये एरिथ्रोसाइट्स है, सबसे पहले अगर हम इसके डिस्कस करें शेप, जो इनकी शेप होती है, शेप इज द बाइकनकेव। इसकी प्रॉपर्टीज मैं आपको बताती हूँ। इट इज द बाइकनकेव शेप और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर लाइफ स्पैन जो है रेड ब्लड सेल्स का दैट इज लाइफ स्पैन इज 120 डेज। ये सभी पॉइंट्स मैं आपको 1 बाय 1 क्लियर करूंगी क्या है। नंबर ऑफ काउंट इसका है 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड। मेन जो इसके अंदर कलर पिगमेंट है कौन सा प्रेजेंट होता है, ये आप सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग ये चीज, दैट इज हीमोग्लोबिन, जिसके कारण हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। एक इसके अंदर हम टर्म यूज करते हैं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो एरिथ्रोसाइट काउंट है वो नॉर्मल है या नहीं है। जो इनकी फॉर्मेशन होती है दैट इज इन द रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो के अंदर जो है रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। अब अगर मैं ये सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 डिस्कस करूं, तो सबसे पहले मैं जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स की जो शेप है वो एक तरह से बाइकनकेव शेप होती है। बाइकनकेव शेप जैसे अगर किसी भी एक सेल है, सेल को दोनों तरफ से सेंटर से अगर हमने थोड़ा सा प्रेस कर दिया, ठीक है, तो वो बाइकनकेव शेप है। इसके बाइकनकेव शेप होने का क्या पर्पस है एक्चुअली, देखो जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो स्ट्रक्चर जैसे आप कहते हैं ना कि एक गॉड क्रिएटेड, गॉड एक जो मतलब अननेचुरल जो पावर है, अनसीन जो पावर है, ठीक है, उसने इस तरह से हर बॉडी में हर स्ट्रक्चर या हर सेल को डिजाइन किया है कि ताकि उसका पूरी तरह से पर्पस सॉल्व हो सके। इसी तरह से जो रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल का जो शेप है वो बाइकनकेव शेप है। बाइकनकेव शेप होने की वजह से क्या होगा कि रेड ब्लड सेल्स का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज होने के कारण इसका मेन फंक्शन क्या है कि अपने साथ जो है हीमोग्लोबिन, जो इसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, सांस लेते हैं, जो हम लंग्स में ऑक्सीजन जाती है, वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिक्स होती है। ब्लड में वो क्या करती है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स बनाती है। कुल मिलाकर रेड ब्लड सेल्स जो है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करती है। तो जितना ज्यादा सेल का सरफेस होगा उतना ही जो है उसका सरफेस एरिया होगा, उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन के साथ वो बाइंड करेगा और उतनी ही फास्टली वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा। इसलिए जो इनकी शेप है बाइकनकेव शेप है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका लाइफ स्पैन है 120 डेज। 120 डेज लाइफ स्पैन का क्या मतलब है कि आफ्टर द 120 डेज जितने भी हमारे बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड, ये इसका नॉर्मल काउंट है कि 1 क्यूबिक मिलीमीटर, अगर मैं 1 मिलीलीटर जो ब्लड लेती हूँ, मतलब एक टेस्ट ट्यूब है, सपोज एक हमारे पास स्केल है, उस स्केल में 1 क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर जितना ब्लड आता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स का जो काउंट है 4.25 to 5 मिलियन होगा। ठीक, तो ये प्रोसेस धीरे धीरे हमारी बॉडी में चलती रहती है। हम ये कह सकते हैं कि 120 दिन के अंदर जो हमारी बॉडी में सारे के सारे पुराने आरबीसी सेल्स टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और नए आरबीसी सेल्स बन जाते हैं। ये आपको क्लियर ही हो गया कि कलर पिगमेंट है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है। जैसे हम लोग चेक करवाते हैं, रूटीन में बोलते हैं डॉक्टर्स कि आपका HB क्या है। HB मतलब आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन कितना है।
अगर वो हीमोग्लोबिन अराउंड जो है 14 to 16 हो, 14 to 16 ये नॉर्मल माना जाता है इन द केस ऑफ द मेल, और जो गर्ल्स हैं गर्ल्स के अंदर 12 to 15 या 13 to 15 है फीमेल्स के अंदर। तो हम उसको ये कह सकते हैं कि आपका जो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है वो नॉर्मल है। अगर उससे कम है तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन कंटेंट कम है और वो पर्सन जो है वो एनीमिक पर्सन है, उसके अंदर एनीमिया है, उसके अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ब्लड की वो कम है। तो जो आरबीसीज है, आरबीसीज हमारी बॉडी के अंदर सबसे छोटे सेल्स होते हैं, जो इनका साइज होता है आरबीसी सेल्स का दैट इज 7.8 या 7 to 8 माइक्रोन मीटर। माइक्रोन मीटर समझ रहे हैं, माइक्रोन मतलब 10⁻⁻⁶ into 7, मतलब 7 के आगे अगर हम 1 2 3 4 5 इतना जो है इसका साइज होता है आरबीसी सेल्स का, जो कि मेजर करना मुश्किल है। नेकेड आई से तो हम इसको देख ही नहीं सकते, इसलिए हम इसको माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर से देखते हैं। अब आरबीसी सेल्स की फॉर्मेशन क्या होती है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट पॉइंट, ये मैं आपको आगे नेक्स्ट उसमें क्लियर करूंगी, ठीक है। तो रेड बोन मैरो में कहा है जो एरिथ्रोसाइट्स जो स्केलेटल का जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था उसमें भी बताया था कि जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, लॉन्ग बोन्स के जो सेंटर में कॉम्पैक्ट बोन है और ऊपर उसके जो स्पंजी बोन होती हैं, उन स्पंजी बोन के अंदर रेड बोन मैरो प्रेजेंट होती है। वो रेड बोन मैरो क्या करती है, क्या बनाती है, वो मेनली रेड ब्लड सेल्स बनाती हैं, वहां से रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। और जैसे जैसे अगर मैं एक बोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, दोबारा से मैं आपको वो रिवाइज करवा देती हूँ। इस तरह से जैसे ये बोन का स्ट्रक्चर था, ये बोन का जो स्ट्रक्चर है ये था हमारे पास, इसमें कंपैक्ट बोन थी, हार्ड बोन थी, ठीक है, और ये थी जो है ये बोन थी हमारे पास स्पंजी बोन थी। तो यहाँ जो है ब्लड है, यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है, और जो ये सेंटर में बोन मैरो यहाँ पे येलो बोन मैरो होते हैं जहाँ पे मेनली प्लाज्मा की फॉर्मेशन होती है, लेकिन इमरजेंसी केस में यहाँ से भी रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन हो सकती है, राइट। तो कुल मिला के आरबीसीज की शेप बाइकनकेव, ताकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा और मैक्सिमम जो है ब्लड ये ऑक्सीजन ये कैरी कर सके। 4.5 to 5 मिलियन जो है पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड होता है। कलर पिगमेंट हीमोग्लोबिन है, रेड बोन मैरो में इसकी फॉर्मेशन होती है और लाइफ स्पैन इनका 120 डेज। अब नेक्स्ट एक पॉइंट जो इसके बीच में रह गया दैट इज एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट एक्चुअली क्या चीज है कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, या इसको हम ईएसआर रेट भी बोलते हैं, ईएसआर रेट एक तरह से ये लैब टेस्ट है। उस लैब टेस्ट के थ्रू हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारी बॉडी, हमारे ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उन रेड ब्लड सेल्स का काउंट नॉर्मल है या नहीं है। ये एक फैक्टर है या एक टेस्ट है जिसके थ्रू हम ये चेक करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, बॉडी से ब्लड लेते हैं, जैसे 1 ml ब्लड लिया, ठीक है, उस ब्लड को एक एपरेटस होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट एपरेटस, ठीक है, उसके अंदर छोटी छोटी बहुत ही नैरो साइज की ट्यूब लगी होती हैं और उस ट्यूब के ऊपर स्केल बना होता है, इस तरह से स्केल ट्यूब्स हैं। तो हम ब्लड को क्या करते हैं, ब्लड को उस ट्यूब के अंदर डाल देंगे विड्रॉ करके 1 ml ब्लड को, तो और उसको कुछ टाइम के लिए सेडिमेंटेशन है, तो सेडिमेंट मतलब विदाउट एनी डिस्टर्बेंस उसको सेडिमेंट होने देंगे, छेड़ेंगे नहीं उसको। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जो सारे के सारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो रेड ब्लड सेल्स यहाँ नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे। जैसे ये मैंने ब्लड डाला, यहाँ रेड ब्लड सेल्स यहाँ सारे के सारे ही इसमें सेडिमेंट हो गए। तो ये रेड ब्लड सेल्स का हम स्केल मेजर करेंगे इसके अंदर कि ये कितनी हाइट तक इसने इसको गेन किया है। इसके बेस पे हम इसमें एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के बेस पे हम ये जज कर सकते हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका नॉर्मल काउंट है या नहीं है। जो मेल्स हैं, मेल्स के अंदर तो ये एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट 3 to 5 मिलीमीटर पर आवर होगा और फीमेल्स के अंदर 4 to 6 मिलीमीटर पर आवर होगा। मेल और फीमेल्स, ठीक है, फीमेल के अंदर इसकी वैल्यू ज्यादा है कि अगर 1 घंटे के अंदर मेल्स में, ठीक है, ये 3 to 5 मिलीमीटर सेटल डाउन हो जाए ईएसआर रेट, ईएसआर, और फीमेल्स के अंदर 4 to 6 ही गेन कर ले, तो इसका मतलब जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है वो हमारी बॉडी के अंदर, या एरिथ्रोसाइट काउंट है हमारी बॉडी में, वो नॉर्मल है।
एरिथ्रोसाइट सेल्स हैं हमारी बॉडी में या जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो हमारी बॉडी में वो बनते कैसे? एरिथ्रोसाइट जो सेल्स होती हैं डिस्क शेप सेल है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ना ही इनके अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट होता, ना ही इनके अंदर कोई ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती। इन सेल्स के अंदर इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म ही होता है। अभी इनकी फॉर्मेशन होती कहाँ है? इनकी मेनली जो फॉर्मेशन है, इसकी फॉर्मेशन के 4 स्टेप्स हैं, दैट इज प्रोरिथ्रोब्लास्ट, इट इज अ स्टेज 1। प्रोरिथ्रोब्लास्ट के बाद जो नेक्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज, दैट इज नॉर्मोब्लास्ट। नॉर्मोब्लास्ट के बाद बनते हैं रेटिकुलोसाइट, रेटिकुलोसाइट के बाद बनेंगे एरिथ्रोसाइट। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल। दिस इज स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड फाइनल स्टेज। अब मैं डिस्कस करूं कि प्रोरिथ्रोब्लास्ट में एक्चुअली क्या होता है। इस स्टेज में क्या होता है, सेल विद अ लार्ज न्यूक्लियस, जो हमारा ये सेल है, ठीक है, ये जो बाइकनकेव शेप सेल है, इसमें सेल के अंदर इसमें बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस इसके अंदर, ये इसके अंदर बड़ा सा, इसके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है और कोई भी इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है। ये सारा इसके अंदर साइटोप्लाज्म है। सेल के अंदर लार्ज न्यूक्लियस एंड नो साइटोप्लाज्म, सॉरी साइटोप्लाज्म में नो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इसके अंदर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, इसमें जो सेकेंड स्टेज है नॉर्मोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट में अगर हम इसको स्टडी करें तो नॉर्मोब्लास्ट में इसमें क्या होगा, ये आरबीसी सेल है, जैसे इसके अंदर जो न्यूक्लियस है आपका वो छोटा हो जाएगा, डीजेनरेट न्यूक्लियस बोलेंगे, और यहाँ थोड़ा थोड़ा इसमें साइटोप्लाज्म जो है हीमोग्लोबिन अपीयर होना शुरू हो जाएगा। दिस इज द हीमोग्लोबिन। ये आपका सारा साइटोप्लाज्म हो गया। डीजेनरेट न्यूक्लियस, इसको हम बोलेंगे जब धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा, डीजेनरेट न्यूक्लियस एंड हीमोग्लोबिन विल स्टार्ट अपीयर। थर्ड स्टेज है रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट में क्या होगा, अगर मैं फिर से इसका डायग्राम ड्रॉ करूं, रेटिकुलोसाइट में आपका जो न्यूक्लियस है, इसमें आपका जो मेनली जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है वो बढ़ने लगेगा, और जो न्यूक्लियस है आपका वो न्यूक्लियस इसमें बिल्कुल छोटा सा डीजेनरेट होगा। यहाँ मैं साइटोप्लाज्म भी ड्रॉ कर रही ताकि आपको समझना इजी हो जाए। तो ये जो न्यूक्लियस है, जो इसका ये बिल्कुल डीजेनरेट खत्म होने वाला न्यूक्लियस है, इसको हम बोलते हैं रेटिकुलोसाइट। तो यहाँ हो जाएगा रेटिकुलोसाइट इज प्रेजेंट, रेटिकुलोसाइट इज प्रेजेंट एंड हीमोग्लोबिन कंटेंट अपीयर प्रॉपर। हीमोग्लोबिन उसमें आपको प्रॉपर दिखाई देता है। और यहाँ क्या होगा, दिस इज अ फाइनल स्टेज। इस फाइनल स्टेज के अंदर आपके पास सारा इसके अंदर हीमोग्लोबिन होगा और रेटिकुलोसाइट आपका डिसअपीयर हो जाएगा, न्यूक्लियस आपका कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाएगा। यहाँ फाइनल नो न्यूक्लियस एंड फाइनल आरबीसी सेल। फाइनली आपके पास आरबीसी सेल बन गया इसके अंदर। दिस इज द कंप्लीट जो है स्टेज है आरबीसी सेल की। अब जो ये आरबीसी सेल है, आरबीसी सेल की फॉर्मेशन होती कहाँ है? जो ये आरबीसी सेल है हमारी बॉडी में, वो बनते कहाँ है? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी सेल।
अगर मैं फीटस की बात करूं, फीटस समझते हैं? फीटस क्या होता है? जो बर्थ से पहले, जब मदर के वोम में, मदर के गर्भ में जब मतलब बेबी होता है तो उसको हम फीटस बोलते हैं। फीटस के अंदर जो इसकी फॉर्मेशन होती है वो होती है लीवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर और रेड बोन मैरो के अंदर। रेड बोन मैरो, लीवर और स्प्लीन, उसमें फीटस के अंदर, फीटस की जो है, फीटस के अंदर रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। और बाय बर्थ, आफ्टर बर्थ जो है, आफ्टर बर्थ जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन कहाँ होती है? उनकी फॉर्मेशन होती है जो वही लॉन्ग बोन्स में या रेड बोन मैरो के अंदर तो होती ही है। दूसरा उनकी फॉर्मेशन होती है जो छोटी वर्टिब्रा है, ठीक है, वर्टिब्रा के अंदर उसकी फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। और स्टर्नम, स्टर्नम के अंदर भी जो है फॉर्मेशन होती है, ठीक है। लीवर, स्प्लीन और रेड बोन मैरो और लॉन्ग बोन, वर्टिब्रा और स्टर्नम, इनके अंदर इसकी फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज द कंप्लीट, दिस इज कॉल्ड एज द एरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन। और एरिथ्रोसाइट जो फॉर्मेशन है इसको हम बोलते क्या है? दिस इज कॉल्ड एज द एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस एक टर्म है, एरिथ्रोपोइसिस दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू द रेड ब्लड सेल इज द, जो भी रेड ब्लड सेल से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कंटेंट कम हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? जैसे एक टर्म आती है पॉलीसाइथीमिया, कुछ abnormalities है, दिस इज द पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया व्हेन देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अगर रेड ब्लड सेल्स का नंबर इंक्रीज हो जाए हमारी बॉडी में तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। नेक्स्ट टर्म है इसमें एनीमिया। एनीमिया तो आपने सुनी होगी, एनीमिया बहुत ही कॉमन टर्म है। एनीमिया व्हेन देयर इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, दिस इज कॉल्ड एज द एनीमिया। एक है इसके अंदर हीमोलिसिस। हीमोलिसिस में क्या होता है कि जब इसके अंदर हीमोग्लोबिन सेल्स के अंदर ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, हीमोग्लोबिन सेल्स में होता नहीं, डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। दिस इज द degeneration of the hemoglobin in red blood cells, तो उसको हम बोलते हैं हीमोलिसिस। और एक इसके अंदर जो मेन डिसऑर्डर है दैट इज रोलेक्स फॉर्मेशन। रोलेक्स फॉर्मेशन क्या है कि जब ये आरबीसी सेल्स हैं इस तरह से आपस में एक दूसरे से कॉइन्स की तरह, पाइल्स, जैसे एक ढेर में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर हम कॉइन्स रख देते हैं, उसी तरह से जो आरबीसी हैं आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं। चिपकने की वजह से क्या होता है कि वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन प्रॉपर्ली ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज द कॉइन लाइक फॉर्मेशन व्हिच इज कॉल्ड एज द रोलेक्स फॉर्मेशन। तो ये कुछ एक टर्म्स हैं जो मेनली आरबीसी की एब्नॉर्मैलिटी से रिलेटेड होती हैं। पॉलीसाइथीमिया, एनीमिया, hemolysis and the Rolex formation. Polycythemia is increasing number of RBC, anemia is decreasing number of RBC, hemolysis is degeneration of hemoglobin in the red blood cells, and Rolex formation is the arrangement of the RBCs in the like the pile of the coin, कि एक दूसरे से चिपक जाएंगे, उसके कारण जब कुछ सेल्स अगर बॉडी में एक दूसरे से चिपकेंगे तो उसकी वजह से क्लॉट बनने का भी डर है, दूसरा ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। तो ये कंप्लीट टॉपिक था हमारा जो रेड ब्लड सेल से रिलेटेड था, जिसके अंदर इसमें हमने जो ब्लड के मेनली कंपोनेंट किए, ब्लड के कंपोनेंट में मैंने आपको इसमें कवर करवाया कि इसमें सेलुलर पोर्शन है एक ब्लड का जिसको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं, और दूसरा प्लाज्मा पोर्शन है जिसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन और जो भी है वाटर या अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। सेल्स के अंदर हमने आज फर्स्ट टॉपिक इसमें स्टडी किया है जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसी सेल्स कहते हैं। उसके अंदर की एरिथ्रोसाइट्स बॉडी में कैसे बनते हैं, कौन सी स्टेजेस होती हैं, फीटस में कहाँ बनते हैं या आफ्टर बर्थ कहाँ बनते हैं, उनसे रिलेटेड